आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री, टी ब्लॉक एलिमेंट्स और केमिकल बॉन्डिंग दोनों में टॉपिक कवर होता है जो टीजीटी पीजीटी दोनों के सिलेबस में है, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के। इनर्ट पेयर इफेक्ट इसको कवर करने जा रहे हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट हिंदी में कहते हैं इसको अक्रिय युग्म प्रभाव। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली कंपटीशंस में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको समझने के लिए जो उससे पहले हमें कुछ फंडा, क्योंकि पीजीटी वाले स्टूडेंट तो जनरल बातें फिर भी जानते हैं, टीजीटी वाले कई फिजिक्स वाले होते हैं तो छोटी मोटी बातें भी नहीं जानते हैं। तो कुछ जनरल बातें हमें करनी होंगी, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। तो जनरल बात में हम इंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो पहले तो बात कर लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आपको एस ब्लॉक एलिमेंट मिलेंगे, 2 ग्रुप मिलेंगे। उसके बाद आपको ये इतना जो पोर्शन है ये डी ब्लॉक एलिमेंट में 10 मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पी ब्लॉक मिलेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये इस तरीके से। चलिए बाकी डिटेल नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैमिलीज हैं, उन्हें आप पी ब्लॉक, जिन्हें हम लोग कहते हैं, ये याद कर लेना पी ब्लॉक। अभी बाकी सब नहीं बात करते हैं, शॉर्ट क्लास है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल मेटलाइट भी होते हैं। तो पहली फैमिली है बोरॉन फैमिली। तो ये रही, इसके एलिमेंट्स जो हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगली फैमिली जो है वो है कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसके बाद बात करें तो अगले में है हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिलहाल ये 3 एलिमेंट, 3 ग्रुप की बात कर ले रहे हैं। इनको याद करने का आपको तरीका दे रहे हैं और इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है ये बात करते हैं। बाकी जब जिन चीजों की जरूरत होगी तब उन चीजों की ट्रिक आपको दी जाएगी और याद कराई जाएगी। सब एक साथ में नहीं करते हैं। तो बोरॉन फैमिली को याद करने के पहले तो एलिमेंट भी आपको याद हो, किसी भी फैमिली के ही छोटी छोटी बातें जरूर याद हो। इससे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं जब आपको इसकी नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो बी बोरॉन होता है और बोरॉन को आप याद कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं। बोरॉन यह है आपका एल्यूमिनियम, यह है आपका गैलियम, यह है इंडियम और यह है थैलियम। तो इसको याद करने की ट्रिक है बोरॉन के लिए बिहारी। अगर आपको पहले से किसी ट्रिक से याद है तो बहुत अच्छी बात है, अकेले नहीं याद है तो इस तरीके से याद कर लें। 2-4 बार लिखेंगे अपनी कॉपी पे आ जाएगा। बिहारी, अकेले, गए, गए फॉर गैलियम, इंडोनेशिया, थाईलैंड। बिहारी, अकेले, गए, इंडोनेशिया, थाईलैंड।
तो इससे आपको ये एलिमेंट्स याद हो जाएंगे, एलिमेंट याद हो जाएंगे तभी आप इनकी प्रॉपर्टीज कंपेयर कर पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके बैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ही सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो ये माना जाता है कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज देंगे, देते भी हैं, जनरल प्रॉपर्टीज एक जैसी ही देते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होता है। वहीं से आ जाता है आपका क्वेश्चन कि जहां पे वेरिएशन है वही पकड़ लेते हैं वो कि इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए क्यों। उसी का एक पार्ट है इनएक्टिव इफेक्ट। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा लिख दूं। अगली बात करते हैं कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स कैसे याद करेंगे आप। तो कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स जो हैं वो है, पहला है कार्बन, कार्बन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है जर्मेनियम, अगला है टिन, अगला है लेड। तो इसको याद करेंगे आप का और सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन को मिला के का साई, का फॉर कार्बन, साई फॉर सिलिकॉन, का साई, जर्मेनियम के लिए गए, टिन के लिए सिंध, सिंध पाकिस्तान का एक प्रांत है, और पंजाब, पंजाब तो दोनों में ही है, हालांकि हमें हिस्ट्री और वो जियोग्राफी नहीं पढ़नी है, तो इस तरीके से आप याद कर लेना, कसाई गए सिंध पंजाब। इससे आपको कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली फैमिली के एलिमेंट भी याद कर लेते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। इसके एलिमेंट है N फॉर नाइट्रोजन, अगला है फॉस्फोरस, E फॉर फॉस्फोरस, अगला है आर्सेनिक, आर्सेनिक, अगला है एंटीमनी, अगला है बिस्मुथ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। N फॉर नहीं पकड़ती, P फास्फोरस फॉर पकड़ती, आर्सेनिक फॉर ऐसे, एंटीमनी फॉर सबको, बिस्मथ फॉर बिजली। ये बातें हो सकता है आप में से अधिकतर को आती हो, आप सोच रहे हैं कि छोटी मोटी बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं क्लास के सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट को ध्यान में रख के सारी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार ये बातें हो जाएंगी फिर बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब चीजें आती होंगी। जब भी मैं कहूंगा कि टिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप तुरंत लिख पाएंगे बिना एटॉमिक नंबर याद किए, जो कि बहुत जरूरी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि इन सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का या नियोन का, तो आप लिख देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स आपको पता होते हैं तो आप लिख पाते हैं 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता होगा, ना आता हो तो भाई फिर स्टार्ट करेंगे जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर तब पढ़ाएंगे आपको आप वाओ और सारी बातें। तो फिलहाल हम मान रहे कि आता होगा। तो बोरॉन की बात करें 1s2 2s2 2p1, तो 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही कार्बन की बात करें तो 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2
2s2 2p3। ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन की बात करें तो 1s2 2s2 2p5। नियॉन की बात करें तो 1s2 2s2 और 2p6। ये देखिए 6 2 8 शेल पूरी होगी, गैस अनरिएक्टिव होगी, अब रिएक्ट करना नहीं चाहेगी। तो देखिए एक तो और इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे जो फैमिलीज हैं वो इस तरीके से होती हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट या पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पी सबशेल में जाता है। तो आप देखिए यहाँ बोरान से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक P1, पहला इलेक्ट्रॉन पी में गया तो यहाँ से पी ब्लॉक शुरू हो गया। और नियॉन पे पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 6 हो गए तो देखिए ब्लॉक खत्म हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो बाहर आएगा एस ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन व्हिच द पेनिट्रेटिंग और द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पी सबशेल। तो इनके तो आप लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर। अब यही आपसे कहा जाए कि किसी एक लोअर एलिमेंट का जो हैवियर एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाए इंडियम का एटॉमिक नंबर बताइए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो चूंकि लंबा होता है तो एटॉमिक नंबर भी नहीं पता होता है अधिकतर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में भी दिक्कत आती है। चाबी निकाल के जेब में रख लेना, नहीं तो गिर जाए। तो कैसे करते हैं, मैं आपको तरीका देता हूं कि किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का आपके पास एटॉमिक नंबर ना हो फिर भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। केवल आपको याद क्या रखना है, ये जो नोबल गैसेस हैं कुछ, बस यही याद कर लेनी है कि नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। केवल 5 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स लर्न कर लीजिए, बाकी किसी का भी हम इन्हीं के रिस्पेक्ट में निकलवा देंगे। तो हीलियम नोबल गैसेस जो है मैं लिख देता हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। आप ये शुरू वाले 5 के एटॉमिक नंबर भी याद कर लेंगे फिर भी काम हो जाएगा। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36 और जीनॉन का 54, ये 86। जरूरत भी नहीं है रेडॉन की। ये आप इतना केवल याद कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एटॉमिक नंबर आपको याद रखने ही रखने हैं, तभी आप बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे बिना रटे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब जरा ये देखिए कि ये जो 1s2 है, 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम का। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 होता है। तो 1s2 को हम हीलियम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इन सबको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हीलियम से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हीलियम से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसको हम 1s2 की जगह लिख सकते हैं He2, यहाँ भी लिख सकते हैं He2, यहाँ भी लिख सकते हैं He2। मतलब एक नोबल गैस रखी है हमने यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन है जिसमें, और बाकी सब इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। तो आप जोड़ लें तो जैसे इसको जोड़ लें 2 2 4 और 6 10, तो नियॉन का 10 ही होता है। इस तरीके से भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम एक नोबल गैस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब मेन बात पे आते हैं कि अगर आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल इंडियम का एटॉमिक नंबर बताइए या फिर इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो कैसे करेंगे। ये सब हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भाई। तो आपसे कहा जाए उदाहरण के लिए इंडियम का एटॉमिक नंबर लिखिए कि इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल नहीं रटना है कि इंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1s2 2s2 कहां तक जाएगा, कुछ नहीं करना है। हमेशा आपको एलिमेंट के वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है कि संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसी पे, क्योंकि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज, और वही हमें कोरिलेट करनी होती हैं।
तो हम आपको तरीका बताते हैं कि कैसे आप लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडियम का लिखना है तो आप तुरंत सोचें कि इंडियम किसकी फैमिली में है। मैंने आपको ट्रिक दी है, बिहारी अकेले गए इंडोनेशिया थाईलैंड, आप समझ गए कि ये बोरॉन फैमिली का है। तो जिस भी फैमिली का एलिमेंट हो उस फैमिली के सारे एलिमेंट्स आप लिख लो। शुरू में सारे लिखने पड़ेंगे, फिर तो सीधे कर लेंगे आप। तो आपने लिख लिया फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब कम से कम आपको किसी का एटॉमिक नंबर ना पता हो, लेकिन जो पहला एलिमेंट है 10 तक जो है, जैसे बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके तो पता ही होंगे, और ना पता हो तो 10 तक तो याद कर ही लो, टीचर बनने जा रहे हैं। तो बोरॉन का होता है 5 बस। अब बोरॉन का आप कैसे लिखते हैं? बोरॉन का आप लिखते हैं, अभी बताया था आपको कि इसको लिखते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p1, ये बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमने बताया कि जो अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है इनको हम नोबल गैस से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसकी जगह हम एक नोबल गैस लिख देते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन वाली नोबल गैस लिख दिया, He2 लिख दिया। ये हो गया बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या है, आपको समझने वाली बात यह है कि किसी भी फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होता है। जैसे इसमें अगर 2s2 2p1 है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 1 है, तो सब में s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यही कारण है कि इन्हें एक ही फैमिली में रखा गया है। तो p ब्लॉक का हम आपको ट्रिक देते हैं कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे याद करेंगे। तो p ब्लॉक के जनरल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप ये याद रखेंगे, ये ट्रिक है कि देखो ये f में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो p में फिलहाल इसी के लिए लिख लें, तो p में 1 है तो हम लिखेंगे NS2 NP1। ये बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल, NS2 NP1। ठीक, n क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या बाह्यतम कोश की संख्या है कि बाहरी कोश क्या है। तो सबसे बाहरी कोश क्या है इसका? सेकंड, तो n की वैल्यू होगी 2। अब क्या याद रखोगे कि n में 2 है, p में 1 है, तो अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो जब भी n भरती है तो n की n-1 भी भरती है, n-1 की d होती है, n-1 की d भरी जाएगी और जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और n-1 की d होती है तो n-2 की f होती है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इसका मतलब समझा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए कि NS2 NP1 है कॉन्फ़िगरेशन है, तो n की वैल्यू 2 हो गई, बाहरी कोश 2 है, इस आइटम में 2 कोश हैं केवल, पहला और दूसरा। बोरॉन की बात करें तो ये रहा बोरॉन का आइटम, पहला कोश दूसरा कोश। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बस n की वैल्यू क्या हो गई? ये 1 ये 2। तो बाहरी कोश है तो इसके लिए ये 2 है वैल्यू। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब n की s और p भरेगी तो n-1 की d भरेगी और n-2 की f भरेगी। फॉर एग्जांपल 5s2 5p1 कहा जाए, आपसे कहा जाए कि 5s2 और 5p1 है, तो बताओ अंदर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो आप समझ जाओ 5 की s है तो d किसकी होगी? 5-1 की, क्योंकि जब n की s होती है तो n-1 की d होती है, तो एक कम कर दो। तो 5 की s है तो 5 में से 1 करोगे, मतलब n5 है तो n-1 4 हो गया, तो 4 की होगी d, और d में 10 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं मैक्सिमम। लिख दो, पूरी भर के आई होगी तभी बाहर खाली है। और n-1 की d है तो n-2 की f होगी, तो n-2 की f भर देंगे हम लोग। तो n अगर 5 है तो n-2 क्या होगा? 3। अब 3 में f होती नहीं है। अगर आपने अफवाह का नियम पढ़ा होगा तो हम आपको बताते हैं, लिख देते हैं कि पहले में केवल s होती है, दूसरे में s और p 2 होती हैं, तीसरी सेल में s p और d होती है, चौथी सेल में सब होता है s p d और f। तो हमें p कहां से मिलती है? सेकंड सेल से मिलती है। d कहां से मिलती है? थर्ड सेल से मिलती है। f कहां से मिलती है? फोर्थ। तो पहले में केवल s होती है। भाई पहले में आप अगर 2n² पढ़े होंगे कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो पहली सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस तरीके से भी आप निकाल लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s में ही आ जाएंगे। तो पहले में केवल s है, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? दूसरे में इलेक्ट्रॉन है 8, तो 6 p में आ जाएंगे, 2 s में, तो इसमें d की जरूरत नहीं। तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन आने हैं तो 10 ये होगा, 6 ये हो गए, 2 ये हो गए 18।
तो तीसरे में डी है, चौथे में एफ है। तो आपको ये जानना है कि किसमें कौन सबसे हेल्प होगी। अगर हम बात करें 3 की एफ कि भाई 5 की एस है तो 4 की डी होगी और 3 की एफ होगी, तो क्या 3 में एफ होती है? 3 में तो एफ ही नहीं होती है, तो ये बात खत्म, इसको लिखेंगे भी नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस फॉर्मूले को आप याद रखना है, जनरल है पी ब्लॉक के लिए। अब यहाँ पी बंद कर दिया है तो बोरॉन फैमिली हो गया, पी एन कर देते तो किसी के लिए भी हो जाता, अभी आगे कर लेंगे। तो अब हम लिखते हैं इनका द्वारा कॉन्फ़िगरेशन इसकी हेल्प से। तो आपको क्या करना है, हमने बताया कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम होता है, बस ऊपर से नीचे आ रहा है, एक एक शेल बढ़ती चली जाएगी। यहाँ 2s2 2p1 है तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, यहाँ आप लिख देंगे 3s2 3p1, 2 की जगह 1 बढ़ा देंगे, ये हो गया 3s2 3p1। ठीक, अब 3 n की वैल्यू क्या होगी, 3 n की वैल्यू होगी 3, तो n-1 क्या हो गया 2, तो 2 की डी भरनी चाहिए। अब 2 में डी होती है क्या, आपने देखा कि 2 में तो डी होती ही नहीं है, तो छोड़ दिया आपने, नहीं भरी। ठीक, इसके बाद क्या है f। अब अगर n की वैल्यू 3 है तो n-2 की वैल्यू क्या होगी 1, 1 में f होती नहीं है तो इसे भी छोड़ दिया। बस अगली नोबल गैस, नोबल गैस हमने आपसे कहा था याद कर दो, हीलियम के बाद नोबल गैस कौन सी आती है, नियॉन, जिसका होता है 10 एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख लिया कि Ne10 3s2 3p1। अब आप ऐसा ही एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं बिना याद किए। आपसे कोई क्या एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 10 2 12 और 1 13 लिख दिया आपने 13। अब बात आती है गैलियम की, कि गैलियम को का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो फिर वही ट्रिक है हमारे पास कि जब भी डाउन द ग्रुप आते हैं तो एक शेल बढ़ जाती है। तो गैलियम, अभी हम पता नहीं गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। हमने जान लिया बोरॉन फैमिली का है, तो भाई बोरॉन का 2s2 2p1 था, एक नीचे आया एक बढ़ गया 3s2 3p1। गैलियम में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4s2 4p1। ठीक है, हो गया। नोबल गैस का ये लिख लो, नियॉन के बाद क्या आती है, आर्गन आती है, ये लिख ली 18। बस अब देखो, जब n की s होती है तो n-1 की d होती है, तो n क्या है इस समय 4, n-1 क्या हो जाएगा, 4 में से गया 3, तो 3 में d होती है क्या, n-1 की d लिखनी है, तो 3 में d होती है, 3 से ही हमें d मिलती है, तो अब हमें लिखनी पड़ेगी, तो 3d10 ये हमें लिखना पड़ेगा। जब नहीं थी तो कोई बात नहीं, अब 3d10 4f देखो, तो ये क्या है n-2 की f है, तो n क्या है 4, 4 में से 2 गया 2, 2 की f, 2 में f होती नहीं है तो नहीं लिखनी है, तो आप इन्हें जोड़ लो, 18 10 28 2 30 और 1 31, तो गैलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 31। ऐसे ही हम बात करें इंडियम की अगर, तो फिर आपको वही करना है, एक एलिमेंट नीचे आए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 बढ़ा लो, एक शेल बढ़ गई, 4s2 की जगह क्या हो जाएगा 5s2 5p1, तो ये हो गया आपका 5s2 5p1। ठीक है, ये तो आपका बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमने बताया जब n की s भरी जाती है, इंडियम है, रेड से साइड देखना रहा, जब n की s भरी जाती है, आपको बताया जब n की s होगी तो n-1 की d होगी, n-2 की f होगी, तो n क्या है 5, 5 में से गया 4, 4 की क्या होनी चाहिए d, तो 4 में d होती है, 3 के बाद से d मिलने लगती है, तो यहाँ लिखेंगे 4d, और 4d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो पूरी भर देंगे। ठीक, अब n की जब s होती है तो n-2 की क्या होती है f, तो n अगर 5 है तो n-2 क्या हुआ 3 हुआ, n 5 है तो n-2 क्या हुआ 3 हो गया, तो 3 में f होती है क्या, नहीं होती है 3 में f, तो 3 की f नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। बस अब अगली नोबल गैस क्या है हमारे पास, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन क्या होती है 36, इनको जोड़ लो, 36 और 10 46 2 48 और 1 49, तो इसका एटॉमिक नंबर 49 ही होता है। ठीक है, हमें भी नहीं पता है, बस ऐसे ही जोड़ लेते हैं, जब भी आता है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखा और सीधे जोड़ लिया। और अगली बात करें थैलियम का कैसे लिखना है, तो थैलियम फिर आप देखें कि क्रिप्टॉन के बाद कौन सी नोबल गैस आती है, जीनॉन, जिसका होता है एटॉमिक नंबर 54। बस केवल नोबल गैसेस ही याद करनी है, 5 बाकी सब इसी के रिस्पेक्ट में आप निकाल लेंगे। तो अभी इसमें क्या था 5s2 5p1, तो अगले में एक और क्वांटम नंबर पढ़ा लो 6s2 6p1। अब 6 n हमारा क्या हो गया 6 हो गया, सबसे बारीक कोष जो है वो छठवां है, तो n-1 क्या हो गया 5 हो गया, n-1 की d होती है, 5 में d होती है, बिल्कुल होती है,
तो 5 की भर लेंगे हम लोग डी, 5d 10, तो डी तो हो गई। अब n-2 की f होती है, तो n 5 है, तो वो n 6 है, तो n-2 क्या हुआ 4, 4 में f होती है, बिल्कुल 4 से f स्टार्ट होती है, तो 4f, और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 लिख लेंगे। बस हो गया कॉन्फ़िगरेशन, पूरा जोड़ लो एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 54 और 4 58 और 10 68 और 10 78 और 2 80 और 1 81, इसका मतलब थैलियम का एटॉमिक नंबर है 81। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार हम लोग कार्बन फैमिली का भी लिख लें। इसी तरीके से हम लोग कार्बन फैमिली का लिख लेंगे। ये सब जरूरी बातें हैं, इनके बगैर आप जो बड़ी चीजें हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, अगर ये तरीके नहीं आते हैं। फिर आप ये ढूंढते रहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रटें, और ज्यादा चीजें नहीं रटी जा सकती हैं, कोरिलेट की जा सकती हैं, इंटरकनेक्ट की जा सकती हैं। चलिए, कार्बन फैमिली, आपसे कोई कह दे कि फॉर एग्जांपल लेड है, लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए और एटॉमिक नंबर बताइए, तो आप तुरंत सोचिए कि लेड किस फैमिली का है। आपने बोला बोरॉन फैमिली के बोले एलिमेंट अपने मन में याद किए, कार्बन फैमिली के तो जैसे बोलेंगे कसाई गए सिंध पंजाब, तो पंजाब पी आ गया, मतलब कार्बन फैमिली का है। तो कम से कम कार्बन को तो आप जानते ही हैं, ये 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, He2 2s2 2p2, तो ये हो गया 6, 2 2 4 2 6। बस इसके सारे एलिमेंट लिख लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब माना आपको नहीं पता इनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं, तो कैसे करें कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही है। नोबल गैसेस नेक्स्ट करते जाओ। हीलियम के बाद क्या आ गई आपकी, हीलियम के बाद आ गई नियॉन, तो नियॉन 10, उसके बाद आ गई आपकी आर्गन, आर्गन 18, आर्गन के बाद आ गई क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36, इसके बाद आ गई आपकी जीनॉन 54। आपने इस तरीके से लिख लिया। अब हमने बताया जब भी एक एलिमेंट नीचे आता है एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाता है, ये 2s2 2p2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब यहाँ पे 2 कर लो, ये कार्बन फैमिली का हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3s2 3p2, तो इसको लिखते हैं 3s2 3p2, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई 3, सबसे बाहरी। अब n-1 की d भरी जाती है और n-2 की f भरी जाती है, तो n की वैल्यू 3 है, तो n-1 की 2 आया, 2 में d होती है क्या, आपने देखा 2 में d नहीं होती है, तो बात खत्म, नहीं भरा। तो 2 में d नहीं होती, n-2 की वैल्यू आएगी 1, तो 1 में अब भी नहीं होती, ये भी बात खत्म। तो इसमें और कुछ नहीं भरा जाएगा, यही कॉन्फ़िगरेशन है, 10 2 12 2 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 14। अब बात करें जर्मेनियम की, फिर नीचे आप एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा लो, 3s2 है तो यहाँ कर लो 4s2 4p2। अब n की वैल्यू क्या होगी 4, अब n-1 की d भरते हैं हम लोग और n-2 की f भरते हैं, तो अगर n की वैल्यू 4 है तो n-1 की वैल्यू क्या हुई 3, क्या 3 में d होती है, देखिए बिल्कुल होती है, तो 3d भरेंगे, 3d हो गया आपका 10, ठीक। अब n-2 क्या आया 2, 2 में f होती है, नहीं होती है, जब होती नहीं है तो भरेंगे नहीं, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन 18 10 28 2 30 और 2 32, तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता होगा। ऐसे टिन की बात करें तो 4s2 4p2 थे, ये हो जाएगा 5s2 और 5p2, 5s2 5p2, तो अब 5 n की वैल्यू होगी हमारी 5, तो n-1 की d होती है, तो 5 में से गया 4, 4 की d, 4 में तो d होती है, तो भरेंगे आप 4d 10, ठीक। अब n की वैल्यू है 5, n की वैल्यू 5 है, n-2 की f भरी जाती है, तो 3 की f भरनी चाहिए हमें, क्या 3 में f होती है, होती नहीं है, तो ये पूरा हो गया, जोड़ लो 36 10 46 2 48 2 50, तो टिन का एटॉमिक नंबर होता है 50। ऐसे लेड का करना है, तो 5s2 5p2 है, बैलेंस शेल पकड़ो, आप यहाँ क्या करते हो 6s2 6p2। अब 6 हो गई n की वैल्यू, 6 n की वैल्यू होगी आपकी, तो n-1 की d होगी, मतलब 5 की d होगी, 5 में तो d होती है, तो 5d 10। अब n-2 क्या हो जाएगा, 6 में से 2 हो जाएगा 4, 4 की f होगी, 4 में f होती है, तो ये भी लिखनी है 4f 14, ये हो गया। इनको पूरा जोड़ लो, 54 4 58 10 68 और 10 78 और 2 80 और 2 82, तो लेड का एटॉमिक नंबर होता होगा 82। इस तरीके से आप
अगर नहीं भी जानते हैं एटॉमिक नंबर तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन्स सबके निकाल लेंगे। तो ये तो एक आवश्यकता थी इनर्ट पेयर इफेक्ट सीखने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं हमारा टॉपिक क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ये जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम से ही क्लियर है कि एक कोई पेयर होता होगा जो इनर्ट हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में जो इनर्ट हो गया, अक्रिय हो गया, रिएक्शन में भाग लेना नहीं चाहता, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। कैसे हो जाता है वो देखिए। अगर हम बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिलीज की बात करें तो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि हम लिख लेते हैं, एक को लिख लेते हैं, बोरॉन फैमिली को दोबारा लिख लेते हैं। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनके कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो ये आ जाएंगे He2, 2s2, 2p1। इसका अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका Ne10, 3s2, 3p1। इसका लिखें तो ये हो जाएगा Ar18, 4s2, 4p1 और ये 3d10। अभी मैंने आपको बताया था कैसे लिखने हैं। ये हो जाएगा जाके आपका क्रिप्टॉन 36, 5s2, 5p1 और ये हो जाएगा आपका 4d10। 3 में आप 4 नहीं है। और ये थैलियम जो आपका है ये हो जाएगा जीनॉन 54 और ये 2 है। 6s2, 6p1 और ये हो जाएगा 5d10 और ये हो जाएगा इसमें 4b में fb होगी, 4f40। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस हो गया। ठीक है, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम ही है कि एक पेयर इनर्ट हो गया, वो रिएक्शन नहीं कर रहा। रिएक्शन नहीं कर रहा है तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं जिसमें रिएक्शन करेगा। तो किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक ग्रुप में रखे हुए सारे एलिमेंट्स, क्योंकि उनके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इसमें देखिए वैलेंशियल सेकंड है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें वैलेंशियल थर्ड है, उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें वैलेंशियल फोर्थ है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। बस शेल का नंबर बड़ा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है, 3 इलेक्ट्रॉन है सब में। तो वे एलिमेंट जिनके वैलेंशियल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है वो आपस में सेम तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है, उसी में से एक है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप देखिए p ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग कहें तो बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन में ns2 np1 to 6 होता है। नॉर्मली इनर्ट पेयर इफेक्ट 1 2 3 इन्हीं में पाया जाता है। तो ns2 np1 इसका है बोरॉन फैमिली का, सब में सेम है ns2 np1 ऊपर से नीचे तक। अब है क्या, अगर हम बात करें बोरॉन की तो बोरॉन कंबाइन करता है और अपने कंपाउंड बनाता है। कुछ कंपाउंड आपने शायद बोरॉन के सुने भी हो, बोरॉन और एल्यूमिनियम के कुछ आपने सुने होंगे, हम सुनवाते हैं, नहीं भी सुने हैं तो भी देखिए। अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन आपका BCl3 बनाता है, एल्यूमिनियम AlCl3 बनाता है। ऐसे ही अगर आप देखें जितने एलिमेंट है सबकी 3-3 वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन है, तो सबको ट्राइवैलेंट हैलाइड बनाने चाहिए। तो गैलियम बनाना चाहिए GaCl3, इंडियम बनाना चाहिए InCl3 और थैलियम बनाना चाहिए TlCl3। ये कंपाउंड बनने चाहिए, क्योंकि सामान्यतः माना जाता है कि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखा यह गया कि बोरॉन का ट्राई हैलाइड बहुत स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, यहां से स्टेबिलिटी कम होने लगती है। ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये ट्राई हैलाइड नहीं बनाते हैं, ये मोनो हैलाइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये गैलियम मोनोक्लोराइड, इंडियम क्लोराइड और ये थैलियम क्लोराइड, इनके मोनोक्लोराइड स्टेबल है। ऐसा मिल रहा था जब डिफरेंट एलिमेंट्स की क्लोरीन से रिएक्शन कराई जा रही थी, इनके कंपाउंड बनाए जा रहे थे, तो देखा जा रहा था कि शुरू वाले जो एलिमेंट है तो ट्राइक्लोराइड बना रहे हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स जो है वो मोनोक्लोराइड बना रहे हैं, इनके मोनोक्लोराइड ही स्टेबल है। तो ऐसा क्यों? इसे पढ़ते हुए पता लगा कि p
ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये जो ns2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला 3s2 4s2 5s2 6s2, तो ऊपर से नीचे आने पर ये ns2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इनर्ट हो जाता है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब शुरू के एलिमेंट में तो बैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे सबने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, देखिए 3 है, तीनों ने पार्टिसिपेट किया, तो ट्राइक्लोराइड बने। लेकिन नीचे वाले एलिमेंट जो है इनमें एक ns2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, रिएक्शन में इनर्ट हो गया है, तो दो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो एक ही एक पार्टिसिपेट करेगा, तो इन्होंने मोनो हैलाइड बनाया। तो ये क्यों है, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऊपर से नीचे आने पर ns2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इनर्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं ns2 इलेक्ट्रॉन, वो इसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी वजह से लोअर एलिमेंट्स जो है वो ऊपर वाले एलिमेंट्स की कंपैरिजन में कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इनकी +1 होगी। तो इसका कारण क्या है कि क्यों नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये इनर्ट हो गए, क्यों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जबकि ऊपर वाले तो कर रहे हैं। तो कारण ये होता है कि नीचे वाले एलिमेंट्स में, आप जानते हैं नीचे वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इनके न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियस का खिंचाव ज्यादा है। अब सामान्यतः क्या होता है कि न्यूक्लियस का, भाई जब भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या होता है कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ता है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन बढ़ता है उससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, वो एटम के साइज को छोटा करना चाहता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, और लेकिन बाहर जो इलेक्ट्रॉन भरता है वो उसी शेल में बढ़ता है जहां और भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, तो वो रिपल्सन की वजह से साइज बढ़ना चाहता है। ध्यान रखना, एटम्स में जब हम हायर एटॉमिक नंबर की ओर जाते हैं तो दो इफेक्ट काम करते हैं, एक तो न्यूक्लियर चार्ज जो साइज को छोटा करना चाहता है, और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन जो साइज को बड़ा करना चाहता है। तो सामान्यतः कई केसेस में काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, तो साइज ज्यादा बढ़ता भी नहीं है घटता भी नहीं है, किसी केस में स्क्रीनिंग बहुत कम होती है, रिपल्सन कम होता है, तो फिर क्या होता है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से साइज छोटा हो जाता है। तो ये जो नीचे वाले एलिमेंट हैं इनमें क्या इलेक्ट्रॉन गए हैं डी और एफ में, और डी और एफ सब सेल्स जो है ये बड़ी डिफ्यूज्ड होती हैं, ये बहुत डिफ्यूज्ड होती हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूर दूर रहते हैं, तो इनकी वजह से रिपल्सन कम होता है, स्क्रीनिंग कम हो जाती है। तो स्क्रीनिंग कम हो गई तो नीचे वाले एलिमेंट्स में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो ns2 इलेक्ट्रॉन पेयर पे बहुत बढ़ गया, तो न्यूक्लियस ns2 इलेक्ट्रॉन पेयर को कस के पकड़ लेता है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता है। तो नीचे वाले एलिमेंट जो है वो ऊपर वाले एलिमेंट्स की कंपैरिजन में दो कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। The reluctance of ns2 electron pair of the boron, carbon and nitrogen family elements to take part in bonding is called inert pair effect. This is because of the poor screening of d and f electrons. आशा करता हूं समझ में आया होगा, ये तो जनरल बात हो गई। अब क्वेश्चन कहां से आएगा, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो बता देता हूं। आपके क्वेश्चन आएंगे कुछ इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल PbCl4 और PbCl2 इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। PbCl4 लेड टेट्राक्लोराइड और लेड डाइक्लोराइड में कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों, आपको ये जानना होगा। तो आप तुरंत देखेंगे लेड किस फैमिली का है, आप जानेंगे, मैंने ट्रिक बताइए कि कार्बन फैमिली का है। कार्बन फैमिली के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेंगे 1s2 2s2 2p2, तो आपने जाना बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई 4 या +4, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है तो लेड भी इसी की फैमिली का, इसने भी 4 बॉन्ड बनाई, तो किसी को लगेगा कि PbCl4 ज्यादा स्टेबल होगा और PbCl2 कम स्टेबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ऊपर वालों की कंपैरिजन में दो कम ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, तो लेड जब भी क्लोरीन से कंबाइन कराओगे तो PbCl2 बनाना चाहेगा, यही ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये कम स्टेबल होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए, आपसे कह दिया जाएगा लेड 4 पॉजिटिव का कोई सॉल्ट है और लेड 2 पॉजिटिव का कोई सॉल्ट है, PbCl4 और Cl2 ही ले लो फॉर एग्जांपल, इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो पहले समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन रिलीज करा देगा, मतलब खुद ले लेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं,
दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे का रिडक्शन कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब किसी को इलेक्ट्रॉन देने हैं तो खुद ही तो दोगे। तो ध्यान रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो इनमें देखो Pb4 पॉजिटिव और Pb2 पॉजिटिव में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? तो आप पहले ये जानो इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। Pb2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। तो Pb4 पॉजिटिव को पकड़ो। Pb4 पॉजिटिव की तुलना में Pb2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है कि Pb4 पॉजिटिव क्या बनना चाहता है? ये बनना चाहता है Pb2 पॉजिटिव। तो Pb2 पॉजिटिव बनेगा कैसे? Pb4 पॉजिटिव को Pb2 पॉजिटिव बनने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा ना, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। तो Pb4 पॉजिटिव क्या हो गया? इससे पता लग गया आपको कि Pb4 पॉजिटिव जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करा देगा और उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद क्या बनना चाहेगा? Pb2 पॉजिटिव, क्योंकि Pb2 पॉजिटिव स्टेबल होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं नेट परफेक्ट से। बाकी क्वेश्चंस भी फिर हम लोग करेंगे। ये छोटी सी एक डेमो वीडियो है, आप लोग देखिए और फिर हम लोग आगे करते हैं। आज की क्लास में इतना ही।